हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इसमें हम कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से आने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो भारत में ब्रिटिश शासन का शोषण चला था वो हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन किया था ब्रिटिश शासन ने भारत का, तो हम उसको 3 चरणों में पढ़ते हैं: वणिकवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। तो जो वणिकवाद है वो 1757 से 1813 तक चला था। फिर मुक्त मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद 1813 से 1860 तक चला था। और वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ था तब तक चला था। तो वणिकवाद पहला चरण में ब्रिटिश ने कैसे शोषण किया था, तो ये चीज़ देखते हैं। तो वणिकवाद शुरू होता है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। जब प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर एक तरह से पूरा अधिकार अंग्रेज़ों का हो गया था, तो वहाँ से शुरू होता है वणिकवाद का चरण और 1813 तक चलता है। इसमें क्या हुआ था, जैसे ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश की या संसद या सरकार थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे व्यापार करने आई थी, लेकिन बंगाल पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। बंगाल पर अधिकार कर लिया था और 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद पूरी तरह से लगभग रेवेन्यू कलेक्शन, जो भू राजस्व की प्रणाली थी या जो भी भू राजस्व आता था वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हो गई थी उसके बाद। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल का पूरा राजस्व था उस पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया था। तो यहाँ से यही बताया गया कि बंगाल का जो राजस्व है, बंगाल का तैयार माल खरीदा, मतलब बंगाल का राजस्व किसके हाथों में जा रहा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी एक तरह से। तो बंगाल का जो तैयार माल था वो बंगाल के ही रुपयों से खरीदा। जो बंगाल से राजस्व आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उसी रुपयों से बंगाल का तैयार माल खरीदा। तैयार माल में जो भी हस्तशिल्प उद्योग से जो तैयार होता था माल, वो और मसाले वगैरह ये खरीदते थे और विदेशों में बहुत हाई प्राइस पर ये बेचा करते थे। तो इससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था, क्योंकि 0 रुपये में ख़रीदा, क्योंकि राजस्व भी भारत का है, माल भी भारत का है और बेच रहे हैं विदेशों में, तो पैसा तो अपना ही बनना है और 1 भी रुपया नहीं जा रहा है। तो 1757 के बाद बंगाल का राजस्व बाहर जाने लगा। उसी राजस्व से कम कीमतों पर भारतीय माल खरीदा गया व उसी माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगने चौगुने दामों पर बेचा गया। तो इसे भारतीय धन का निष्कासन बंगाल से कहा जाता है। तो इस तरह भारतीय धन का निष्कासन होने लगा था। तो ये वणिकवाद का चरण है। तो वणिकवाद के चरण में जो बंगाल का राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आता था, तो उससे यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे व सेना थे, तो उनका वेतन और भार भी बंगाल से ही होने लगा, मतलब बंगाल पर ही भारित कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, अधिकारी थे, उनके वेतन और भत्ते वगैरह। इससे विदेशी मुद्रा के आगमन बंद हो गया, क्योंकि विदेश से जो मुद्रा आती थी उसका भी आगमन बंद हो गया। क्योंकि आज के ज़माने में जैसे देखते हैं, अगर रुपए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके बदले डॉलर आता है, लेकिन उस समय केवल बंगाल का जो राजस्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा रहा था और उसी राजस्व से ही वो कच्चा माल या फिर तैयार माल खरीद रहे थे और तैयार माल को दुगने चौगुने दामों पर बेच रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो तीनों तरह से फ़ायदा किसको था, ब्रिटिशर्स को ही था। तो विदेशी मुद्रा का आगमन बंद हो गया यहाँ। यह एक प्रकार का विदेशी लूट थी, सही बात है, ये एक तरह से लूटते थे ये भारत को। फिर मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद शुरू हुआ। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद 1813 से 1860 तक चला। तो ये एक नया तरीका था लूटने का भारत को। तो ये लूटने का कैसा तरीका था ब्रिटिशर्स का, तो ये ब्रिटेन है, ब्रिटिश संसद, फिर अनेक नियम पास हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर ये अनेक नियम आते गए। 1813 का एक नियम आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसमें क्या काम हुआ था, चार्टर एक्ट 1813 का। तो ये जितने भी नियम है वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर होगा इसका भी अलग से। तो अभी के लिए बस इतना जानना है कि 1813 में एक नियम आया था, चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था इसमें, लेकिन कुछ अभी भी बना था। लेकिन अभी के लिए बस इतना जानना कि व्यापारिक एकाधिकार जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था कि वो भारत के साथ व्यापार करेगी, तो वो एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब ब्रिटेन से और भी कंपनी आकर भारत में जो है व्यापार कर सकती थी। यहाँ जो बाज़ार था इंडिया में, भारत सरकार क्या थी, भारत सरकार एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही था भारत का जो बंगाल का शासन है, भारत का राजस्व है, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था।
और ये लोग भारत को एक बाज़ार के रूप में देखने लगे। अब भारतीय माल खरीदा, कच्चा माल, ये क्या करते थे यहाँ से पहले तो जब इससे पहले वाला जो चरण था वाणिज्यवाद, उसमें ये तैयार माल खरीद लेते थे। लेकिन अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया। यहाँ से केवल कच्चा माल कृषि से जो आता था वो खरीदते थे। और औद्योगिक क्रांति यहाँ सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, तो औद्योगिक क्रांति से कल कारखानों से जो उत्पादन होता था उसके लिए तैयार माल के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी कृषि से जो आता था। तो ये औद्योगिक क्रांति समझ गए, मतलब उद्योगों की बहुत ज़्यादा स्थापना होने लगी, तो कल कारखानों की स्थापना हुई औद्योगिक क्रांति के दौरान। ब्रिटिश में सबसे पहले आया था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के लिए कारखानों से जो तैयार माल करेंगे उसमें कच्चे माल की ज़रूरत होगी, और जो कच्चे माल को लाएंगे वो भारत से लाएंगे। अब इससे पहले जो हम कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, वो तैयार माल को बेच रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। लेकिन अब क्या करेंगे, तैयार माल को नहीं लाएंगे, कच्चे माल को लाएंगे और यहाँ उस कच्चे माल से यहाँ माल तैयार करेंगे फिर बेचेंगे बाज़ार में। तो ये काम हुआ था। तो तैयार माल का विक्रेता जो है वो ब्रिटेन हो गया था, मतलब यहाँ से कच्चा माल लाए और तैयार करके यहाँ बेचेंगे, और बेचेंगे भी कहाँ, भारतीय बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, ये सब उन्होंने शुरू किया। तो इससे हमें क्या नुकसान था? अच्छा एक बात बताओ कि अगर कच्चा माल हम खरीदने लगे, कच्चा माल हमारा खरीदेगा जब ब्रिटिशर्स, तो फिर हमारा तैयार माल बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। पहले तैयार माल खरीद रहे थे, अभी तैयार माल कोई नहीं खरीद रहा है, कच्चा माल खरीद रहे हैं। और औद्योगिक क्रांति से जो जो यहाँ से बन के आएगा आइटम, जैसे कच्चा माल ले गए यहाँ, यहाँ से आइटम बनाया फिर यहाँ बेचने आ गए, तो जाहिर सी बात है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो कारखानों से बन के तैयार माल आएगा यहाँ, वो भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग द्वारा बनाया गया माल है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर माल होगा, क्योंकि ये मशीनों से बन के आ रहा है। और ये भारत में क्या था, हस्तशिल्प उद्योग था। तो और इनकी कीमत भी कम है, क्योंकि ये एक साथ बल्क में बनेगी आइटम्स, जो भी चीज़ें हैं, तैयार माल आ रहा है वो बल्क में बन के आएगा, बहुत इकट्ठा। और इकट्ठा कोई सामान बन के आएगा तो वो सस्ता भी होगा, तो भारत के लोग क्या खरीदेंगे, यहाँ से जो आइटम आएगा बन के वो खरीदने लगेंगे, और भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है वो एकदम ठप पड़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इसमें दोनों तरफ ब्रिटिश सरकार की ही जीत है, मतलब शासन दोनों तरफ ब्रिटिश सरकार का है, जिसने भारत के हस्तशिल्प को ब्रिटेन में आने से रोका। मतलब भारत से जो बन के आ रहा था वाणिज्यवाद के पहले चरण में, तो तब उसको हस्तशिल्प उद्योग को तो ब्रिटेन में आने से रोक दिया, परंतु कच्चे माल को औद्योगिकरण के लिए ब्रिटेन की ओर बढ़ावा दिया। अब वो कच्चे माल ले जाने लगे। तो इससे नुकसान क्या था, एक तो धन का निष्कासन था, हमारा धन जा रहा है, क्योंकि हमारे धन एक तो लूट रहे थे वो, दूसरी बात कम से कम दामों पर कच्चे माल खरीदा, कच्चे माल भी क्योंकि उनका नियंत्रण था एक तरह से बंगाल पर या पूरे भारत पर ही था, तो कच्चा माल वो खरीद लेते थे और वो भी कम दामों पर। हस्तशिल्प उद्योग का हमारा पतन हो गया, क्योंकि वहाँ से जब तैयार माल बन के आने लगा तो हमारा हस्तशिल्प उद्योग बंद हो गए। कच्चे माल का लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाया, क्योंकि कच्चा माल कौन ले जाता था, ब्रिटिश ले जाते थे। फिर वहाँ औद्योगिकरण के दौरान जो कल कारखानों से तैयार माल आता था वो काफ़ी अच्छा होता था क्वालिटी में भी, और सस्ता भी होता था, तो भारतीय अब वो खरीदेंगे। तो भारत का हस्तशिल्प उद्योग का पूरा तरह से पतन हो गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो गया, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम से जो औद्योगिकरण होना था वो विऔद्योगिकरण में बदल गई। कृषि पर भार बढ़ा, क्योंकि जब हस्तशिल्प उद्योग बंद ही हो गए, उनका माल कोई नहीं खरीदेगा, तो सब कृषि करने लगेंगे, तो कृषि पर भार बढ़ा। अब सब लोग कृषि करेंगे तो गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय उद्योगों का पतन, ये सब काम होने लगे। स्थायी बंदोबस्त आदि से किसानों का शोषण लगातार जारी था। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी। तो बाजार के रूप में देखा, मतलब कि जो भारत था उसको एकीकृत बाजार बनाया, और उपभोक्ता जो था वो भी भारत से ही थे, मतलब कि भारत को एक तरह से ये जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दौरान जो तैयार माल बनता था वो भारत के ही बाज़ार में बेचा जाने लगा, और भारत को ही एक उपभोक्ता के रूप में देखा जाने लगा। कई रियासतों का विलय किया। क्यों विलय किया? क्योंकि जब भारत को एकीकृत करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तभी तो माल बेच पाओगे, तभी तो अच्छा बाज़ार मिलेगा तुम्हें बेचने के लिए माल। तो इसलिए भारत को एकीकृत भी करना इन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट, भारत को बाज़ार बनाने के लिए उसको एकीकृत करना आवश्यक था, जिससे देशी रियासतों का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में करना शुरू किया। तो देशी रियासतों का विलय हमने कल पिछले वीडियो में देखा था, जो डलहौजी ने किया था, विलय की नीति अपनाई थी, हड़प की नीति या विलय की नीति। तो वो क्यों कर रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो एकीकृत बाज़ार बनाना चाहते थे, जिससे कि उपभोक्ता अच्छा मिले।
इसके बाद इस समय अनेक सामाजिक सुधार भी किए जाने लगे ताकि भारतीयों को रूढ़िवादिता से दूर किया जा सके और एक अच्छा उपभोक्ता बनाया जा सके। मतलब सामाजिक सुधार हुए क्योंकि अब जैसे सामाजिक सुधार नहीं होते, जैसे आज के ज़माने में अगर कोई जीन्स पहनता है या फिर अ, कोई नया आइटम पहनता है तो वो मतलब पहले उस ज़माने में इन सबको बुरा माना जाता था। पहले कहते थे कुर्ता पजामा पहनेंगे, हम अपना देसी आइटम पहनेंगे, विदेशों से बन का आइटम आएगा वो नहीं पहनेंगे। तो भारतीयों में एक तरह से रूढ़िवादिता को ख़त्म करेंगे तभी एक अच्छा बाज़ार मिल पाएगा उन्हें भारत में। तो इसके लिए सामाजिक सुधार हुए थे, ना कि हमारे में हुए थे। बेंटिक जो था महान सामाजिक सुधारवादी जनरल था। तो टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। तो उसका कारण क्या है कि बेंटिक ने जो सामाजिक सुधार किए ना, वो सब ब्रिटिशर्स के ही पक्ष में थे। जैसे सती प्रथा का अंत, ठगी का अंत, फिर शिक्षा अच्छी लाए, कन्या हत्या को बंद किया। तो ये सब क्यों थे? ताकि भारतीय रूढ़िवादिता से दूर हटें और ब्रिटिशर्स से जो कच्चा माल आ रहा है, कच्चे माल से जो तैयार माल बन के आ रहा है, उसका एक अच्छा उपभोक्ता बन सके भारत। तो इसके लिए सामाजिक सुधार किए थे, ना कि हमारे पक्ष में किए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। वित्तीय पूंजीवाद का चरण आता है तीसरा, 1860 से 1947 तक का चरण है। अब इसमें क्या काम हुआ? पहले जो तैयार माल आ रहा था उसको उसके बेचने की गति को और ज़्यादा तीव्र करने के लिए भारत में क्या काम किया? रेलवे की स्थापना होती है यहाँ। तो जैसे ये ब्रिटिश है, औद्योगिक राष्ट्र हो चुका था, यहाँ जो तैयार माल, अब यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, यहाँ से तैयार माल होता था। लौह इस्पात उद्योग काफ़ी अपनी उसका विकास हुआ। लौह इस्पात उद्योग जो था उसका विकास हुआ था ब्रिटिश में काफ़ी। तो इससे डिब्बे, पटरियाँ, इंजन ये सब बनने लगे थे काफ़ी। अतिरिक्त पूंजी, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था तो पूंजी भी काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। तकनीकी विकास और आविष्कार भी होने लगे थे, जैसे इंजन का आविष्कार। तो अब इससे क्या करना था? जो औद्योगिक उत्पादन है उसको भारतीय एकीकृत बाज़ार में बेचना था पहले तो। और भारत जो था एक उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब अब जो लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है तो डिब्बे, पटरियाँ, इंजन ये सब बन रहे हैं और अतिरिक्त पूंजी है, तो इसको कहाँ लगाएं? तो इसको और फ़ायदे करने के लिए निवेश करने लगे भारत की रेलवे में। इससे फ़ायदा क्या होगा? भारत में रेल आएगी तो इन्हें क्या फ़ायदा होगा? तो इन्हें क्या होगा, एक जो राजस्व मिल रहा था यहाँ से, उससे जो कच्चा माल खरीदेंगे, फिर यहाँ से औद्योगिक राष्ट्र है तो यहाँ औद्योगिकरण के दौरान कल कारखानों से तैयार माल करेंगे, वो भारत में बेचेंगे। अब भारत में बेचेंगे तो उसको बेचने की गति को बहुत ज़्यादा तीव्र करने के लिए कि यहाँ से इन्हें कोई फ़ायदा, काफ़ी फ़ायदा हो सके, मालगाड़ी के थ्रू ये जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ से जल्दी समय में पहुँचे, जिससे कि कम समय में पहुँचेगा तो लोग जल्दी खरीदेंगे और जल्दी ज़्यादा आइटम पहुँचेगा, मतलब रेलवे में। तो उसके लिए विकास किया था इन्होंने। तो तैयार माल बेचा। रेलवे का उपयोग विशेष रूप से अपने मतलब विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने किया। जैसे कहीं विद्रोह हो रहा है तो उस समय ब्रिटिश सेना को पहुंचने में वहाँ बहुत टाइम लग जाता था, तो रेलवे का उपयोग इन्होंने विद्रोह को दबाने में किया। सेना भर्ती में भी हुआ इसका उपयोग। भारतीय उद्योगों का विऔद्योगीकरण हो गया। ऐसा कहा जाता है जहाँ रेलवे आती है तो उस देश का औद्योगिकरण दुगनी गति से होने लगता है, लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा था। भारत में औद्योगिकरण तो नहीं हुआ रेलवे के आने से, लेकिन विऔद्योगिकरण ज़रूर हुआ। मतलब भारत के शोषण की गति और ज़्यादा तीव्र हो गई, क्योंकि शोषण, भारत के लोग जैसे ही अपनी आवाज़ उठाते थे वहीं ब्रिटिश सेना रेलवे का उपयोग करके जल्दी से वहाँ पहुँच जाती थी। या फिर जो भी तैयार माल बेचना है उन्हें बाज़ार में जल्दी से ले जाना है तो रेलवे के थ्रू वो सब ये काम करने लगे। रेलवे का एक अच्छा खासा नेटवर्क स्थापित कर दिया इन्होंने। तो पूरे भारत में जो था एकीकृत बाज़ार बनाने का उद्देश्य यही था, मतलब रेलवे लाने का उद्देश्य यही था कि पूरे भारत में जो एकीकृत भारत बना रहे थे उसमें अपने तैयार माल को बेचा जा सके और ज़्यादा तीव्र गति से बेचा जा सके। तो रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया। क्या आप सहमत हैं इससे? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बात सही है कि रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण नहीं किया, मतलब किया लेकिन भारत के पक्ष में नहीं किया, ब्रिटेन के पक्ष में किया। क्या रेलवे ब्रिटिश के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों से जुड़ा था? सही बात है। रेलवे जो है ब्रिटिश और के आर्थिक और राजनीतिक हितों से ही जुड़ा था। राजनीतिक हित में ये बता दिया, जो भी विद्रोह होते थे तो रेलवे का उपयोग विद्रोह को दबाने के लिए, जल्दी से सेना वहाँ पहुँच जाती थी, इस तरह। और आर्थिक हित तो उनका पता ही है कि वहाँ बाज़ार में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जानी है, आइटम्स जो बना के तैयार माल आया है या कच्चा माल को ले जाना है तो लाना ले जाना बहुत आसान हो गया। तो ब्रिटिशर्स के आर्थिक पक्ष में था ये सब। भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया, तो ये बिल्कुल नहीं है। कहीं जहाँ भी कहीं भी रेलवे आती है तो वहाँ औद्योगिकरण बढ़ता है, लेकिन भारत में नहीं बढ़ा।
अर्थात इसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में बदलकर भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण किया? बिल्कुल नहीं किया। तो नहीं, भारत का औद्योगिकरण नहीं, विऔद्योगिकरण किया रेलवे ने। तो यहाँ जो ये तीसरा चरण है जिसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण, 1860 से 1847। तो भारत को रेलवे से जो नुकसान हुए, विऔद्योगिकरण हुआ, तो वो देख लेते हैं। तो रेलवे ने भारत के कच्चे माल को ब्रिटेन में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कच्चा माल जो था वो जल्दी से पहुंच जाता था, जिससे ब्रिटेन का औद्योगिकरण बढ़ा, परंतु भारत का औद्योगिकरण घटा। इससे कच्चे माल से ब्रिटेन में तैयार माल को पुनः भारत में निवेश किया जाता था, जिससे भारत में औद्योगिकरण नहीं किया गया, जबकि भारत को ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए एक एकीकृत बाजार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रेलवे ने भारत के हस्तशिल्प का पतन किया, मतलब पतन हुआ जो हस्तशिल्प उद्योग था, और कृषि पर और अधिक भार बढ़ गया रेलवे के आने से, क्योंकि रेलवे के माध्यम से भारत से ले जाए गए कच्चे माल से तैयार वस्तुएं आसानी से आ जाती थी और भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाती थी। तो इससे जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था वो एकदम गिर गया। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स जो था उसने जो कथन कहा था कि भारत में जो ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति है वो एकदम घिनौनी है। इसने कहा था रेलवे अपने साथ जब भी आती है तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जबकि भारत के संबंध में यह कथन विपरीत था, क्योंकि इसने भारत से कच्चे माल का औद्योगिकरण उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश में औद्योगिकरण मतलब जो कच्चा माल है उसका भारत में अगर औद्योगिकरण करने के लिए उपयोग होता और भारत में ही माल निर्माण होता, फिर भारत में ही अगर वो उस माल को तैयार करके बेचते तो भारत का औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता। लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट हुआ, कच्चे माल को ब्रिटिश के औद्योगिकरण के लिए उपयोग किया जाने लगा। इसके अलावा जो लूटने का एक और तरीका था भू राजस्व प्रणाली। तो भू राजस्व लूटते थे भू राजस्व के जरिए। तो सबसे पहले आई थी स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये भू राजस्व प्रणालियाँ थी, मतलब भारत से जो भी लैंड रेवेन्यू आता था उसका कलेक्शन करके ये भारत को लूटते थे। तो कैसे लूटते थे? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के काल में आया था, 1793 में आया था, कॉर्नवालिस लाया था ये। उस समय गवर्नर जनरल भी कॉर्नवालिस था। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो यहाँ इसके कुछ हिस्से में लागू था। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तो इन सब क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू थी और ये भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। और ये जो अनुबंध था जमींदारों के साथ किया जाता था। इसमें क्या होता था स्थायी बंदोबस्त में? तो स्थायी बंदोबस्त में एक और बार दोबारा से देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो था जमींदारी व्यवस्था या स्तंभदारी व्यवस्था भी कह देते हैं इसको, भारत में ब्रिटिश काल में चलाई गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसका प्रारूप सर जॉन शोर ने दिया था और संस्थापक कॉर्नवालिस है। ये कहाँ लागू हुई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। 1793 में आई थी और आधार वर्ष अगर कहें तो 1790 से 91। इसमें क्या काम हुआ था कि स्थायी बंदोबस्त के तहत उसी जमींदार को क्षेत्र का मालिक उस जमींदार को मान लिया जाता था जो भू राजस्व का संग्रह नियमित रूप से ब्रिटिशर्स को करके देता था। यानी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत उसी जमींदारी क्षेत्र का मालिक उस जमींदार को, मतलब जैसे ये जमींदारी क्षेत्र है तो इसका मालिक उस जमींदार को बनाया जाएगा जो इस ज़मीन से भू राजस्व का संग्रह नियमित रूप से ब्रिटिश को करके देगा। और इसके तहत क्या काम हुआ था? 10/11 जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था प्रोडक्शन का, और 1/11 जमींदार को जाता था। हस्तांतरणीय थी, मतलब अगर ये जमींदारी किसी के हाथ में है तो वो हस्तांतरित कर सकता है किसी को भी। वंशानुगत थी, अगर मेरे पास है तो मेरे बेटों को जाएगी, बच्चों को जाएगी। उसके बाद जमींदार अगर ए है तो इसके पास पूरी इसका मालिक समझा जाएगा। इससे किसान भूमि विहीन हो गई, क्योंकि ये जिस भी किसान की भूमि थी तो उसकी नहीं समझी जाएगी, अब जमींदार की समझी जाएगी, क्योंकि वो इससे रेवेन्यू कलेक्शन करके ब्रिटिश को देगा। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारों के साथ होता था। दूसरी जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो इसके तहत भी लूटा जाता था। इसके तहत कैसे लूटा जाता था? तो ये रीड एवं मुनरो ने दिया था, यानी कि टॉमस मुनरो का नाम आता है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आई थी ये। तो इसका काल देख लेना, 1820 में आई थी। 1820 में आपको याद है वायसराय कल लिखाए थे, गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी और इसको लाया कौन था? टॉमस मुनरो या रीड एवं मुनरो।
ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू थी। भारत के 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और ये जो क्षेत्र थे इसका बॉम्बे एवं मद्रास यानी कि दक्षिण भारत में मद्रास एवं बॉम्बे में लागू थी, जब से सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। और इसके तहत किसानों से अनुबंध किया जाता था। अनुबंध किसके साथ किया जाता था? इसमें किसानों के साथ। तो यहाँ से और भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में अपनाई गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1813 से 23 तक था। तो ये हमने कल देखा था। और इसका संस्थापक रीड एवं मुनरो था। 51% क्षेत्रफल पर लागू थी भारत के। कहाँ कहाँ? दक्षिण में मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू थी ये। और इसमें अनुबंध जो किया जाता था तो वो इसके अंदर किसान ज़मीन के जिस टुकड़े को जोतता या बोता था उसका मालिक उसको मान लिया जाता था, बशर्ते वह समय पर लगान देता रहे। बस किसान अगर समय पर लगान दे रहा है तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत उस ज़मीन का मालिक समझा जाएगा। लेकिन अगर जब उसने रेवेन्यू देना बंद कर दिया यानी कि भू राजस्व देना बंद कर दिया तभी उसको बाहर कर दिया जाएगा। और रैयत क्या होता था? किसान। तीसरी जो भू राजस्व प्रणाली थी वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। मैकेंजी लाया था इसको। हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 में आई थी ये। तो 1822 में ही वही गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स ही था। लेकिन वो लाया था मुनरो और ये लाया था मैकेंजी। तो महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी भारत के लगभग 30% क्षेत्रफल पर लागू थी, जहाँ पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मध्य प्रदेश, गंगा क्षेत्र, तो यहाँ ये सब लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था इन क्षेत्रों में। यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में पंजाब है, मध्य प्रदेश है, गंगा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत उत्तर प्रदेश जैसे। महलों का इसमें अनुबंध किसके साथ किया जाता था? तो महलों का मुखिया। अब महल क्या होते हैं? महल का मुखिया कौन होता है? तो ये देख लेना। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले मालवाड़ी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली 1822 में आई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आई थी। उसके संस्थापक मैकेंजी था। 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। ये कहाँ कहाँ लागू थी? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, गंगा दोआब और कुछ हिस्से मध्य भारत के। इसमें क्या होता था? मालवाड़ी व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों की एक इकाई को महल कहा जाता था। और अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में भू राजस्व का निर्धारण महलों के साथ किया। जो महल थे, दो या दो से ज़्यादा गांवों की इकाई को महल कहा जाता था और महलों के साथ इसने भू राजस्व का निर्धारण किया। महलों के जो मुखिया होते थे उसको जिम्मेदारी दे दी थी कि भू राजस्व इकट्ठा करके आप अंग्रेजों को पहुँचाएंगे। तो ये थी महलवाड़। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस क्या होता था? भारत से संपत्ति का दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठक थी। तो होम चार्जेस ऐसा होता था कि भारत से जैसे बंगाल का भू राजस्व आ रहा है तो बंगाल के ही खर्चे से लंदन में जो इंडिया ऑफिस था उसका भरण पोषण किया जाएगा। भारत में जो भी कार्यरत हैं अंग्रेज अधिकारी या सैनिक, उनका वेतन एवं भत्ते या पेंशन जो भी है वो भी भारत से ही लिया जाएगा। तो ये इसको हम होम चार्जेस कहते थे। तो होम चार्जेस के अंतर्गत क्या आता था? ये सब चीज़ें जो लंदन में इंडिया ऑफिस था इसका भरण पोषण, अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन भत्ते, ये सब पेंशन वगैरह, ये सब भी होम चार्जेस के ही अंतर्गत आते थे। यानी कि भारत से संपत्ति का दोहन होता था इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था शब्द। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस क्या था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। मतलब भारत से अगर कोई भारत में अगर कोई ब्रिटिश का आइटम इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट मतलब आ रहा है, तो उस पर रियायत दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको पहले लाया जाएगा और भारत के बाज़ार में उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो उनमें ब्रिटिश आयातों पर दी गई जो विशेष रियायत थी उसको इम्पीरियल प्रेफरेंस कह देते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, क्योंकि जो औद्योगिकरण था वो भारत में हुआ ही नहीं था। तो भारी उद्योगों का अभाव था जिससे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। स्तंभदारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू की थी, पढ़ा था। स्तंभदारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। जमींदारों से इसके तहत अनुबंध किया जाता था। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाई गई थी। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। मतलब खेतीहरों को देंगे, जो खेती करेगा उसको पट्टे पर ज़मीन दे देंगे। और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका कारण क्या था? क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, वो जिसको चाहे उसको पट्टा दे सकते थे, ऐसा भी होता था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का
कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। तो ये हमने देखा कि जो स्थायी बंदोबस्त थी उसके तहत जमींदार चाहें तो परंपरागत अधिकार को वो हस्तांतरित भी कर सकते थे। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त है इसीलिए लागू किया गया था बिहार में। फिर हमने कल के वीडियो में ये भी देखा था कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को, जो भी किराएदारी अधिकार के तहत जो भी किराएदार होते थे उनके तहत बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया, मतलब उनके अधिकारों को दे दिया गया 1885 में। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था डेफिनेटली में, उस समय आया था ये बंगाल किराएदारी अधिनियम। इसके द्वारा जो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार था उनको दे दिया गया था। टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है वो कौन सी है? रैयतवाड़ी प्रणाली। रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने देखा था वो टॉमस मुनरो से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी, और जिसमें सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम लागू हुई थी। ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। तो ये पढ़ाया था अभी, रैयतवाड़ी जो भू राजस्व प्रणाली थी वो दक्षिण भारत में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या होता था? रैयत किसानों को कहा जाता था, तो ये डायरेक्ट किसानों से अनुबंध किया जाता था। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, मतलब ज़मीन को रैयत जो था किसान उसको पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगर अच्छी भूमि है सर्वेक्षण के तहत पाई गई तो उसका ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा रैयत को। नेक्स्ट ये हमने कल देखा था क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्लासेस जरूर करना तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था अपवाह का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या थी? तो वही भारतीय संपदा एक तरह से भारत से बाहर जा रही थी, तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। मतलब भारत से बाहर धन तो जा रहा है लेकिन उसका कोई प्रतिफल या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कि भारत से केवल बाहर ही जा रहा है। तो इसको कहते थे ड्रेन थ्योरी या आर्थिक दोहन। और ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आर्थिक दोहन या निकास का सिद्धांत, ये भी दादा भाई नौरोजी, एक ही बात है ये। भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक कौन थे? तो आर्थिक आलोचक कौन थे उपनिवेशवाद के? उपनिवेशवाद बता ही दिया कि भारत में निवेश करेंगे रेलवे में ब्रिटिश। अब रेलवे का में निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। उपनिवेश मतलब एक तरह से यहाँ निवेश करेंगे और यहाँ विऔद्योगिकरण होगा और फ़ायदा किसको मिलेगा? ब्रिटेन को मिलेगा। तो इसके आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। तो दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, रानाडे, सैयद अहमद खान में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास कौन नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई जी नौरोजी की जो ड्रेन थ्योरी थी उसमें विश्वास नहीं किया। सर सैयद अहमद खान ने। मत करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। प्रॉपर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कौन सी बुक थी ये? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ये भारतीय वासियों को बताया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन यही थी कि उन्होंने आर्थिक शोषण को समझाया था। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स का विचार था ये। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।